मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है भावना बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन जो आरओ बुक का पाठ है जिसको निर्मला पुतुल जी ने लिखा है, जिस पाठ का शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। तो मैं आपको इस पाठ के संदर्भ में सबसे पहले आओ मिलकर बचाएं ये शीर्षक क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया और जो कवयित्री है वो हमसे क्या आह्वान करना चाहती है, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है और कवयित्री हमें बताना क्या चाहती है। तो ये एक आह्वान की कविता है, युवाओं से, भारतवासियों से ये एक प्रकार से आह्वान किया गया है कि जिस प्रकार धीरे धीरे हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति और हमारा जो आदिवासी समाज है वो पतन की ओर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उनकी जो मूल विशेषताएं वो खत्म होने के कगार पर है। ये निर्मला पुतुल संथाल परगना की रहने वाली है। संथाल एक ऐसा एरिया है जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और वहाँ पर बहुसंख्यक रूप से आदिवासी निवास करते हैं। और स्वयं यदि बात करें निर्मला पुतुल की तो स्वयं आदिवासी समाज से आती है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आदिवासियों के जीवन की क्या समस्याएं हैं और धीरे धीरे उनको किस प्रकार से जड़ से खत्म किया जा रहा है। जो आदिवासी समाज एक प्रकृति का संरक्षक माना जाता रहा है प्रारंभ से ही, और जिस प्रकार वो प्रकृति की गोद में बसा रहता है, आधुनिक सुख सुविधाओं से वो दूर रहता है और जो मूलभूत विशेषताएं हैं आदिवासी समाज में होती है वो किसी और में नहीं पाई जाती है। तो एक दर्द भरा आह्वान है कवयित्री का कि यदि इसी तरह हम लोग वृक्ष काटते रहे, इसी तरह जीव जंतुओं को मारते रहे, इसी तरह पर्वतों को नष्ट करते रहे, तो जो आदिवासी पर्वतों की गोद में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो धीरे धीरे जो है वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे और उनका जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आदिवासी लोग जो है मन के बड़े भोले होते हैं, सीधे सरल स्वभाव वाले होते हैं और जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। अब कवयित्री ने यहाँ बहुत ही अच्छी बात बताई कि उनका एक मूल गुण होता है आदिवासियों का कि वे संघर्ष में विश्वास करते हैं, वे जूझने में विश्वास करते हैं, वे कभी भी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। उन्होंने काम को शुरू कर लिया तो वे काम की तह हद तक जाते हैं और उस काम को किसी भी स्थिति में पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर आओ मिलकर बचाएं ये जो बात बोली गई है वो किसी एक समाज के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए, सरकार के लिए नहीं है। समस्त भारतवासियों को, जो देश के लोग हैं, उन सब का नैतिक दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को बचाएं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनको बचाएं, क्योंकि यदि प्रकृति को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को आदिवासी बचाते हैं और हम यदि आदिवासियों को खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पाठ को जब अपन शुरू करेंगे तो कवयित्री आपको यहाँ पर बताएगी कि किस प्रकार आदिवासी समाज में कुछ कुरीतियाँ भी है, जैसे जो है शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, समाज के अंदर अंधविश्वास भयंकर पनपा हुआ है, पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा है, महिलाओं को बहुत महत्व कम दिया जाता है। जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं वे महिलाएं बहुत कम अधिकार से संपन्न हैं, शिक्षा बहुत दूर की बात है उनके लिए, मतलब पढ़ी लिखी आदिवासी महिलाएं बहुत कम मिलेगी आपको। इसके अलावा कई सामाजिक बुराइयां हैं जो आदिवासी समाज में पनपी हुई है। तो दोनों चीज़ों का उल्लेख करेंगे वो कि जो खूबियां हैं, जो खासियत है आदिवासी समाज की वो ज़्यादा है। यद्यपि ये इनकार नहीं किया कवयित्री ने कि भाई आदिवासी समाज पूर्ण रूपेण सही है, उनमें बुराइयां नहीं है, लेकिन उन बुराइयों को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है, उन सबको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करना। जब सरकारें हमारी बात करती है निःशुल्क कन्या शिक्षा, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो आदिवासी समाज भी उसके अंतर्गत आना चाहिए, उसको भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रकृति से तोड़कर आप नहीं रख सकते। वे एक ऐसा वो समुदाय है जो प्रकृति के अंदर ही रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। तो हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है, सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने मूल स्थान पर ही रखकर उनको शिक्षा दी जाए, चिकित्सा दी जाए और जो आधुनिक तमाम सुविधाएं जो उनके अधिकार हैं वो दिए जाए। तो हम पाठ को शुरू करें उससे पहले जो एक कोटेशन, जो एक दोहा रूपी निर्मला पुतुल ने अपने नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द उस रचना से लेकर के लिखा है इन्होंने कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां,
पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। तो ये इन्होंने आदिवासियों के संदर्भ में लिखा है, जो आदिवासियों की जिस तरह धीरे धीरे पतन हो रही संस्कृति की तरफ इंगित किया है इन्होंने इशारों में, और कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार हम बाकी लोगों को मान करके इन्होंने ये कोटेशन लिखा है। और इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम था नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, बहुत ही सुंदर रचना है, वहां से इन्होंने ये कोटेशन लिया है। और संकेत के माध्यम से, एक बिंब और प्रतीक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि यदि आदिवासियों को ऊपर उठाना है तो हम लोगों को उसका पूरा सहयोग करना पड़ेगा, उन लोगों से हमें जुड़ के रहना होगा, तभी हम ये कार्य कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो फायदेमंद है। क्योंकि प्रकृति के बिना हम भारतीय लोग हैं और उसके बिना हमारा जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। भारत की जो 70% आबादी है कहीं ना कहीं गांव में रहती है और वो अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन करते हैं। और इस व्यवसाय को करने के लिए प्रकृति के बिना, पेड़ पौधों के बिना, जीव जंतुओं के बिना वो जो उनका कृषि का व्यवसाय है, जो पशुपालन का व्यवसाय है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है और लेखिका ने बहुत सोच समझ करके और अपनी आँखों से, क्योंकि आदिवासी समाज में रहती है, आदिवासी क्षेत्र में रहती है, तो वहाँ उन्होंने इन स्थितियों को देखा है। एक वक्त हुआ करता था, पहाड़ी इलाका होता था, हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र होता था, नदी नाले होते थे, वहाँ पर ये आदिवासी अपना जीवन यापन बड़ी सादगी पूर्वक करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको विस्थापित किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, कई बड़े बड़े हाईवे निकल गए और उन पर्वतों को काट कर, जंगलों को खत्म करके, और सरकार ने कई बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट वहाँ लगा दिए। तो कवयित्री को लगता है कि इस तरह यदि किया गया तो हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे, हमारे जो प्रकृति के अहम तत्व है, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नदियाँ खत्म हो जाएगी, और वो प्रकृति के लिए तो नुकसानदेह है ही है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आदिवासी समाज है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो उससे पूर्व पाठ अपन शुरू करें, उससे पहले जिसने ये पाठ लिखा है निर्मला जी, उनके बारे में परिचय लेते हैं। निर्मला पुतुल स्वयं आदिवासी समाज से संबंध रखती है, जिनका जन्म 1972 के अंदर दुमका, झारखंड का एक आदिवासी एरिया है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया माना जाता है। झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ही कम जो पढ़े लिखे लोग और आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ का एक क्षेत्र है, जिला है दुमका, जो बहुत ही चर्चित रहा था पिछले वर्षों। दुमका के अंदर इनका जन्म हुआ 1972 के अंदर। इसके अलावा इनकी रचनाओं की अपन पहले ही बात कर रहे थे कि सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर रचना जिसके ऊपर इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और हिंदी साहित्य जगत में बड़ा नाम कमाया, उस रचना ने, उसका नाम है नगाड़े की तरह बजते शब्द। और जो पाठ के ऊपर इन्होंने कोटेशन दिया है वो भी अपने उसी नगाड़े की तरह की काव्य रचना है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। और दूसरी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है अपने घर की तलाश में। तो ये दो रचनाएं लिखी है, लेकिन दोनों रचनाएं काव्य संग्रह है, बड़े बड़े जो कविताएं इनके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये केवल दो कविताएं हैं, बहुत बड़े बड़े दो काव्य संग्रह, इनमें से छोटी छोटी कई कविताएं हैं। अब इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इनका जो आरंभिक जीवन है बहुत ही संघर्षमय रहा, बिल्कुल जो शुरुआती जीवन है निर्मला पुतुल जी का कई संघर्षों का। वैसे ये कन्फर्म है कि जो आदिवासी घर में जन्म लेता है और जो SC ST अनुसूचित जनजाति, जो दलित वंचित वर्ग में जन्म लेता है, वो प्रारंभ से ही इन कई समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। क्योंकि समाज में आज भी, हमारे भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसी जातिवाद, अंधविश्वास की भावनाएं हैं जिसके कारण उनको अशिक्षा और कई तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो उससे निर्मला जी भी अछूती नहीं रही, उनको भी अपना जो शुरुआती जीवन है बड़े संघर्ष में बिताना पड़ा। घर में शिक्षा का माहौल होने के कारण, यद्यपि आदिवासी समाज से भले आए, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशनुमा बात यह भी है, बड़ी अच्छी बात है कि इनके घर में शिक्षा का जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, कैसे इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आदिवासी समाज में होने के बावजूद इनके घर में शिक्षा का माहौल था। तो इसके कारण देखो, कोई भी बच्चा पढ़ता है, किसी प्रकार की तैयारी करता है, कंपटीशन में आगे बढ़ता है, तो सबसे बड़ी उसकी गाइडेंस और मार्गदर्शन की बात होती है। यदि परिवार में कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसका मार्गदर्शन सही ढंग से होगा और वो अच्छी तरह से आगे बढ़ लेगा, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो निर्मला पुतुल के लिए भी ये सकारात्मक था, पॉजिटिविटी थी कि उनके घर में दो लोग पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे ही नहीं, शिक्षक थे। उनको पता था कि हमारे बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन इतना आसान भी नहीं था,
क्योंकि जिस बैकवर्ड से आती है वो एक आदिवासी समाज था, और आदिवासी समाज में बच्चों का पढ़ना इतना आसान नहीं था। पिता और चाचा शिक्षक होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने का नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि घर में 2 शिक्षक हैं और आदिवासियों की परेशानियों का आप किस कदर तांडव है कि 2 व्यक्ति शिक्षक होने के बावजूद घर में रोटी रोजी की समस्या है, खाने पीने की समस्या से जूझना पड़ा और उसके कारण इनकी पढ़ाई बाधित हुई। तो आप कल्पना करिए कि कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो। वहाँ पर पहली बात तो एजुकेशन मिलता नहीं, और यदि एजुकेशन मिलता भी है तो जो वहाँ की सैलरी वगैरह है, जो सुविधाएं वगैरह है, वो बहुत कम मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं। तो निर्मला पुतुल पढ़ाई तो की उन्होंने, लेकिन पढ़ाई के अंदर इनको बार बार डिस्टर्ब होना पड़ा परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण। ये भी आप याद रखोगे, यद्यपि पिता और चाचा शिक्षक होने के बावजूद भी। अब आगे बढ़ते हैं। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अब इन्होंने सोचा कि भाई टीचर नहीं बनूंगी, इन्होंने क्या दिमाग में विचार किया कि मैं नर्स बन जाती हूँ। मतलब ये एक विचार था कि मेडिकल फील्ड में आने के बाद काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं और भी ऊपरी कमाई हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं टीचर नहीं बन करके, किसी और जो फील्ड में नहीं जा करके मैं नर्सिंग करती हूँ, मैं मेडिकल फील्ड में जाती हूँ, ताकि ये जो पैसे वाली समस्या है उससे क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया, डिप्लोमा की डिग्री कर ली। और काफ़ी समय बाद इन्होंने इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट नाम है इग्नू, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल जो है खुला विश्वविद्यालय बोलते हैं इग्नू को, से स्नातक यानी जिसको बीए, बीएससी, बीकॉम बोलते हैं, स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संताली समाज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जिस आदिवासी समाज की ये बात कर रही है निर्मला पुतुल जी, वो संथाल क्षेत्र का संथाली परगना। अब देखो, संथाली तो जाति हो गई, संथाली समाज हो गया, और वो किस एरिया में बिलोंग करते हैं, संथाल परगना, संथाल क्षेत्र का। तो संथाल क्षेत्र में जैसे अपन मारवाड़ के रहने वाले मारवाड़ी होते हैं, पंजाब के रहने वाले पंजाबी होते हैं, उस तरह ये संथाल क्षेत्र के रहने वाले थे। उस एरिया का नाम संथाल है, इसलिए संथाली समाज। और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले तो था, नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया और प्रतिक्रिया से वो बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो गई। अब आप देखो कि अपने समाज के बारे में तो ये भली भांति जानती थी कि हमारे समाज के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, कौन कौन सी विडंबनाएं हैं, कौन कौन से परेशानियों का सामना हमारे समाज को करना पड़ रहा है। किंतु इसके अलावा जब ये नर्सिंग करने लगी तो बाकी अन्य समाजों से भी इनका परिचय हुआ, कई और समाज से भी कनेक्ट हुई, तो इनको पता चला कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, हम कहाँ बैठे हैं। तब इनको पता चला कि अरे आदिवासी समाज बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको बहुत आगे लाने की आवश्यकता है। इस समाज में आज भी कई प्राचीन परंपराएं, प्रथाएं चल रही है, कुप्रथाएं बोलो, अंधविश्वास बोलो। तो उन्होंने आवाज़ उठाई एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने समाज का। तो ये बहुत ही कम ऐसे लोग, वे आदिवासी नेता कह लो, आदिवासी कवि कह लो, या आदिवासी जो है उद्योगपति कह लो, जो अपने समाज को आगे बढ़ा सके, समाज की आवाज़ उठा सके। क्योंकि उस क्षेत्र से पढ़ाई लिखाई कम होती है, लोग बहुत कम आगे आ पाते हैं। लेकिन एक ईमानदारी ये देखी गई है कि यदि उस क्षेत्र से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो केवल अपने जेब भरने, अपना खजाना भरने की नहीं सोचता, बल्कि अपने समाज की सोचता है। ये गजब की खूबसूरत चीज़ आदिवासी समाज में। बाकी समाज जो उच्च समाज होते हैं, उच्च वर्ग होते हैं, बड़ी कैटेगरी के समाज होते हैं, उनमें ये कम देखने को मिलता है। वो एक दूसरे की मदद करने में विश्वास कम रखते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बातें बहुत कम करते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया है, चाहे निम्न वर्ग की बात हो, चाहे आदिवासी समाज की बात हो, वे यदि किसी पद पर पहुँचते हैं, यदि उसके पास कोई पोजीशन है, कोई रैंक है, तो वे अपने साथ साथ अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी जरूर बात करते हैं। और ये बहुत ही गजब सुंदर बात है। और धन्यवाद देता हूं मैं लेखिका निर्मला पुतुल को, जिन्होंने उस आदिवासी समाज की बात करी, जो आदिवासी समाज कहीं न कहीं आज भी पिछड़ा हुआ है, आज भी शिक्षा से वंचित है, आज भी सुविधाओं से वो दूर है, महरूम है। तो
ये पता उनको, जब तक वो अपने समाज में रही तब तक तो सोचा कि शायद ही ऐसा ही होता होगा दुनिया में, लेकिन जैसे ही वे बाकी समाजों में गई, अन्य लोगों के बीच उनका जो जाना हुआ, तो उन्होंने देखा इस चीज को कि भाई हम लोग कितने पीछे हैं, लोग पढ़ाई करके कितने आगे बढ़ चुके हैं, उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। अब उनको पता चल चुका था कि जिसके हकदार हम हैं वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। लेकिन वो तब पता चले जब व्यक्ति बाहर जाए, जब उसके पास कुछ पावर आए, जब उसके पास कुछ हुनर हो, तो वो इस चीज को रख सके। और अब वो मौका था निर्मला जी के पास कि उन्होंने अपने समाज की पीड़ाओं को, अपने समाज की जो धीरे धीरे काट हो रही है उसको दुनिया के सामने रखने, सरकारों के सामने रखने और देश के अन्य लोगों के सामने रखने का इन्होंने प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है, मतलब जो नेगेटिविटीज है, मतलब उनके अंदर जो समस्याएं हैं, विसंगतियों का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, उनको बड़ी तल्लीनता का मतलब पूरा मन लगा करके उकेरा है। अब क्या चीज है, उनमें क्या प्रॉब्लम है? कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा। देखो आदिवासी मेहनत नहीं करते ये बात नहीं, गजब की मेहनत करते हैं, जी जान से जुटे हुए होते हैं, रात दिन वे काम करते हैं, जो भी काम दे दीजिए उनको 2 गुना करते हैं, पूरी मेहनत करके करते हैं। लेकिन निर्मला जी ने देखा, कवयित्री ने देखा कि कितनी बड़ी अजीब विडंबना है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आदिवासियों की जो दशा है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जबकि इतनी मेहनत करने के बावजूद तो इनकी हालात सुधरनी चाहिए। तो इन्होंने पता किया कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि भाई इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद ये इतने जो है पीछे क्यों रह रहे हैं। पहला तो ये, दूसरा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी। अब इन्होंने दूसरी जो समस्या देखी, पहली समस्या सबसे पहले क्या थी कि कड़ी मेहनत करते हैं इसके बावजूद जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हालात खराब है। दूसरा इन्होंने देखा कि समाज के अंदर हमारे कुरीतियां बहुत सी आज भी है। कुरीति का मतलब होता है इस परंपराएं, रीति मतलब परंपरा होता है, ऐसी परंपराएं जो खराब है, उससे धीरे धीरे हमारे समाज के जो युवा है, जो लोग, वो बिगड़ते जा रहे हैं। फिर तीसरा क्या था, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते। फिर आगे चौथा क्या था, पुरुषों का वर्चस्व। उसके बाद स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, ये 5वां। फिर छठा, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों का हाथों की क्या बनना, कठपुतली। अब ये 6 प्रकार की समस्याएं जो है यहां पर निर्मला जी ने जो है रेखांकित की। अब उन्होंने जाना कि भाई हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं, तो आपको वापस देखो इस पार्ट में यही आपको पढ़ने को मिलेगा। हम वापस देखते हैं। सबसे पहला तो कि कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद हालात खराब है। दूसरा, कुरीतियों के कारण समाज की हालात बिगड़ रही है। थोड़े लाभ के लिए लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को नष्ट करते हैं। पुरुष वर्चस्व होता है। इसके अलावा शिक्षित समाज जो है वो व्यवसायियों के हाथों कठपुतली बना हुआ बैठा है। ये उनकी कविताओं के केंद्र में, केवल ये जो अपन कविताएं पढ़ रहे इसमें ही नहीं, बाकी अन्य कविताओं में भी ये चीज देखने को मिलेगी। वे आदिवासी जीवन की कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराते। अनछुए का मतलब जिसको अभी तक टच नहीं किया गया, जब जिसको किसी ने अभी तक उठाया नहीं। अनछुए पहलू का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं किसी ने, जिसको टच नहीं किया, जिसको किसी ने जोर शोर से उठाया नहीं, ऐसे कुछ पहलू यानी बिंदु उठाए। और संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी यानी बिना किसी डर के और बुलंदी के साथ, बिना कोई मतलब घबराए, बेबाकी का मतलब होता है निडरता से वो रखा। ऐसी बात नहीं है कि केवल नकारात्मकताएं रखी, नहीं। ये अभी जो 4-5 नकारात्मकताएं बताई ना कि पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हालात खराब होती जा रही है, थोड़े से लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं और कुरीतियों के कारण इनके जो बच्चे हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, ये नेगेटिविटी भी बताई। लेकिन इसकी बात जो है ना, ये सकारात्मक भी बताएंगे, मतलब अच्छी चीजें भी बताएंगे कि समाज में अच्छी चीजें भी है। संताली समाज में जहाँ एक और देखो, अब ये सकारात्मकता बताएंगे, सादगी, भोलापन। फिर तीसरा, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम। इसके अलावा दूसरी ओर उनमें क्या है, अशिक्षा है, कुरीतियां हैं और शराब की ओर बढ़ता हुआ झुकाव है। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें बताई। नकारात्मकता क्या है ये भी बताई कि समाज में बुराइयां क्या है, अशिक्षा ज्यादा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, कुरीतियां ज्यादा है, ये भी बताया। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया कि ये समाज बड़ी सादगी से भरा हुआ है, ये बहुत ही भोले लोग होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, प्रकृति की तरफ इनका जुड़ाव होता है। तो ये आपके सामने जो हमारी कवयित्री है निर्मला पुतुल जी, उनका परिचय था। अब अपन परिचय करते हैं जो हमारे सामने पाठ है
आओ मिलकर बचाएं। इस पाठ में निर्मला पुतुल ने आपको क्या बताया, यद्यपि संक्षिप्त रूप से थोड़ा डिस्कस हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन डीपली जो इसका अध्ययन अपन करते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ। दोनों पक्ष कौन से, सकारात्मक और नकारात्मक। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ समाज और प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। अब इन्होंने जो लिखा वो संताली भाषा में लिखा था। निर्मला पुतुल जी ने ये जो कविता लिखी है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मूल रूप से हिंदी में नहीं लिखी हुई है। इसको उन्होंने अपनी जो लोक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अपनी संताल क्षेत्र की संताली, उसमें लिखा है। और उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है अशोक सिंह ने किया है। ये भी यदि आपके इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आओ मिलकर बचाएं, इस कविता को लिखने वाली जो संताली भाषा में कवियत्री है उसका नाम तो है निर्मला पुतुल, लेकिन संताली से इसको हिंदी में जो ट्रांसलेटेड किया है, हिंदी में इसको जो अनुवाद किया है, उस लेखक का नाम है अशोक सिंह। तो अब ये रही आपके सामने आपकी जो कविता मेंशन कर देता हूं मैं, और यहाँ पर इनकी कवियत्री का नाम भी अपन लिख देते हैं, निर्मला पुतुल। किसने लिखा है, निर्मला पुतुल ने। और इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन किया है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, किसने, अशोक सिंह ने। क्योंकि आओ मिलकर बचाएं ये तो निर्मला पुतुल ने किस जो भाषा में लिखी थी, संताली भाषा में, इसलिए इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो किया आपके अशोक सिंह ने। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस संताली से जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो किसने किया है, अशोक सिंह ने। क्योंकि निर्मला पुतुल जो थी उन्होंने तो इसको संताली भाषा में लिखा था, और संताली भाषा से इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया है वो लेखक है अशोक सिंह, उन्होंने किया है। तो अब अपन पाठ की जो काव्य पंक्तियां हैं उसको पढ़ते हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। मतलब ये कहना चाहती है कि भाई जो आदिवासियों की बस्तियां हैं वो नंगी हो रही है, मतलब बस्तियां उजड़ रही है। धीरे धीरे जो आबाद बस्तियां थी, जहां बस्तियां बसी हुई थी, जहां लोग रहते थे, वो बस्तियां धीरे धीरे वहां से खाली हो रही है। कैसे, कारण क्या, इसका कारण ये है कि उन बस्तियों को वहां से हटा दिया, और बस्तियों को हटा करके वहां पर कोई उद्योग लगा दिए, या वहां से सड़कें निकाल दी, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया। इसलिए आह्वान किया अपनी बस्तियों को, अपनी किसकी बस्तियों को, आदिवासियों की बस्तियों को नंगी होने से, यानी उजड़ने से, वहां से हटाने से। किससे बचाएं, शहर की आबो हवा से, क्योंकि वहां धीरे धीरे जो गांव वाली हवा हटती जा रही है, और कौन सी हवा लगती जा रही है, शहर की आबो हवा। मतलब जो आबो हवा का अर्थ होता है वातावरण। वहां जो पहले गांव का वातावरण था, उस गांव के वातावरण में कैसा वातावरण घुलता जा रहा है, शहर का। अब बचाना किससे है, शहर की आबो हवा से। किसको बचाना है, अपनी बस्ती को। तो मतलब ये आह्वान किया है कवयित्री ने कि अपनी आदिवासियों की जो बस्तियां हैं, अपनी बस्तियां का मतलब आदिवासियों की बस्तियां, उसको किस प्रॉब्लम से बचाना है, नंगी होने से, यानी उजड़ने से। नंगी होने का मतलब क्या है, जो बस्तियां उजड़ती जा रही है उसको बोलते हैं नंगी। अब किस कारण उजड़ती जा रही है, शहर की आबो हवा लगाने से। फिर आगे दूसरा कह रही है, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। पूरी जो आदिवासियों की बस्ती है वो धीरे धीरे, पहले तो स्टार्टिंग एक एक करके हुआ, कुछ बस्तियों को वहां से काटा गया, जो क्षेत्र का कुछ भाग है उसको काटा गया, लेकिन धीरे धीरे हालात ये होगी, कवयित्री कह रही है कि यदि बचाया नहीं गया, इनको नंगी होने से नहीं बचाया गया, यदि इनको धीरे धीरे रोका नहीं गया शहर की आबो हवा लगने से, तो हालात ये होती जा रही है कि पूरी की पूरी बस्तियां जो है वीरान में, सुनसान में परिवर्तित होती जा रही है। और धीरे धीरे उन स्थानों पर कुछ और बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनते जा रहे हैं, कई बड़े बड़े क्रॉसिंग पुल बनते जा रहे हैं। तो उसे हमें रोकना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना। परगना का मतलब क्या होता है भाई, परगना का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, एरिया, जिसको अंचल भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में प्राचीन भाषा का शब्द है परगना। आजकल तो परगना नहीं बोलते, आजकल राज्य बोल देते हैं, जिला बोल देते हैं, गांव बोल देते हैं, लेकिन पहले जो है ये परगना बोलते थे। माटी का रंग, यानी कि अपने चेहरे के ऊपर ये अपने जो क्षेत्र है संथाल, उसकी मिट्टी का रंग है, उसको बचाना है। मतलब ये पता चलना चाहिए कि हम कहीं पर भी जाएं तो ये पता क्लियर हो कि हम किस परगना के रहने वाले, किस एरिया के रहने वाले, संथाल एरिया के। और वो कौन बताता है, मिट्टी का
रंग बताता है। फिर दूसरा जो है हमारी जो पहचान कराने वाली चीज है वो है भाषा। देखो ये बता रहे हैं कि पहले तो सबसे पहला जो हमारी पहचान कराता है ना, वो कौन कराता है? मिट्टी का रंग। मिट्टी के रंग से पता लग जाता है कि हम किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारी आइडेंटिफिकेशन देने वाली चीज है वो है भाषा। भाषा से पता लग जाता है कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इनकी भाषा में कौन सा भाव झलकता है? झारखंडीपन। तो उसको बचाना है हमें, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उस जो झारखंडी भाषा है, संताली भाषा है, उसकी जगह लोग जो अन्य भाषाएं बोलने लगे, अंग्रेजी भाषाएं बोलने लगे या और कोई भाषाएं बोलने लगे। तो आह्वान किया कवयित्री ने कि एक तो हमें वो मिट्टी का रंग बचाना है, बस्ती को नंगी होने से बचाना है, बस्ती को डूबने से बचाना है। फिर ये बोला जो हमारा मिट्टी का रंग है वो फीका नहीं पड़े, उसको बचाना है। फिर ये बोला जो हमारी भाषा है उसका जो अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, भाषा का जो रूप है वो खत्म होता जा रहा है, भाषा का जो झारखंडीपन है वो खत्म होता जा रहा है, उसको हमें क्या करना है? बचाना है। अब आगे कह रही है कि जो हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? डेली रूटीन। जो प्रतिदिन आप काम करते हो आपका, उसको दिनचर्या बोलते हैं। प्रति सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम करते हो उसको बोलते हैं दिनचर्या, डेली वर्क। फिर क्या बचाना? जीवन गर्माहट। गर्माहट का मतलब क्या होता है? उत्साह या जोश। मतलब किस किस चीज को बचाने का इन्होंने आह्वान किया है? तो सबसे पहले बस्ती को नंगे होने से बचाने का आह्वान किया। फिर किसका आह्वान किया? बस्ती को डूबने से बचाने का आह्वान किया। फिर बोला कि जो मिट्टी का रंग है वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, उसको बचाने का आह्वान किया। फिर बोला जो हमारी भाषा है जिसके अंदर हमारे पहचान दिखाई देती है, उसको बचाने का आह्वान किया। फिर जो हमारी दिनचर्या है जिसके अंदर एक गर्माहट थी पहले, वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, मतलब उसका उत्साह कम होता जा रहा है, उसको बचाने का आह्वान किया। और फिर जीवन की जो उत्साह वाला भाव है, जोश वाला भाव है, उसको भी बचाने का आह्वान किया। उसके बाद बोला है मन का हरापन, यानी मन की जो सादगी है। मन हरा होना या काला होने का मतलब यह है कि यदि मन में शुद्धता है, अच्छे भाव है, तो वो मन का हरापन है। तो ये आदिवासियों में पाया जाता है। पहले ये चीज बता दी कि दिल से बड़े भोले होते हैं, बहुत ही सादगी पसंद होते हैं। तो जो सादगी की बात है ना, वो है मन का हरापन। तो कवयित्री ने बोला उसको हमें बचाना पड़ेगा। यदि उस सादगी को नहीं बचाया गया तो उनकी मूल पहचान खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो पहचान है आदिवासियों को, बड़े भोले होते हैं, मतलब उनको 420 नहीं आता। वे लोग चतुराई ज्यादा उनमें नहीं होती, बहुत ही भोले स्वभाव वाले होते हैं, दिल के बहुत भोले होते हैं। फिर अगला है अक्खड़पन और जुझारूपन, यानी कि संघर्ष करने की प्रवृत्ति है। अगर वो किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो वो पूरा उससे जूझते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। उसको बोलते हैं अक्खड़पन और जुझारूपन। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो कवयित्री निर्मला जी है वो बताना चाहती है कि हमारे समाज की कौन कौन सी चीजें बचानी है। तो मैं आपको वापस बता दूं, बस्ती को नंगे होने से बचाना है, शहर की आबो हवा से दूर रखना है, बस्ती को डूबने से बचाना है। फिर बोला कि जो अपने मिट्टी का रंग है उसको बचाना है। फिर बोला जो भाषा है उसको बचाना है। फिर बोला हमारे जीवन की जो दिनचर्या धीरे धीरे ठंडी होती जा रही, कमजोर होती जा रही, उसको बचाना है। फिर बोला जीवन में जो जोश और उत्साह की कमी होती जा रही, उसको बचाना है। फिर बोला मन का जो हरापन है, यानी मन की जो सादगी है, मन की जो शुद्धता है, उसको बचाना है। फिर आदिवासियों की जो मूल पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि वो दिल से बड़े भोले होते हैं, उसको बचाना है। और फिर अगला लास्ट बताया है कि वे अक्खड़ और जुझारू, मतलब पूरे अड़ जाते हैं। काम हाथ में ले लिया तो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए, और वो पूरे संघर्ष के साथ उसमें लगे रहते हैं। तो उसको भी हमें क्या करना है? बचाना है। भीतर की आग, भीतर की आग का मतलब होता है मन में मतलब विश्वास इतना कि पहाड़ तोड़ दे, पत्थर तोड़ दे, तो उस आग को बरकरार रखना है। भीतर की आग का मतलब क्रोध नहीं होता, एक भीतर की आग का मतलब क्रोध होता है, लेकिन यहां पर भीतर की आग का मतलब है कि क्रांति का भाव ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो इसको भी जोश के हिसाब से ले सकते हो। भीतर की आग का मतलब है मन में जो जोश और क्रांति का भाव है, उसको बचाना है। उसके अलावा धनुष उनका प्रिय जो होता है, तीर उनके लिए प्रिय होता है। और फिर तीसरा है कुल्हाड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है आदिवासी किन किन औजारों को काम में लेते हैं। धनुष एक, दूसरा कौन सा होता है? तीर दो, और तीसरा क्या है? कुल्हाड़ी। कोई ज़्यादा भारी भरकम जो हथियार वगैरह ये काम में नहीं लेते। जो नक्सलवादी वगैरह होते हैं वो काम में लेते हैं। जो
नॉर्मल जो आदिवासी है, घरेलू जो आदिवासी है, वे लोग केवल इन 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये जरूरी होता है उनके लिए। एक तो धनुष काम में लेते हैं, एक तीर, धनुष जिसकी महत्वपूर्ण होती है डोरी, तीर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो नुकीला होता है, और कुल्हाड़ी की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसकी तीखी धार होती है। तो ये तीनों चीज़ें उसकी प्रकृति की गोद में रहने के लिए आवश्यक है। तीर धनुष के बिना वो चला नहीं सकते, और कुल्हाड़ी तो उनका सबसे फेवरेट औजार है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। जंगलों में लकड़ी काटना है, ईंधन इकट्ठा करना है, या और किसी काम में सबसे जो महत्वपूर्ण उनके लिए सहायक है वो क्या है? कुल्हाड़ी। तो इनको भी हमें बचाना है, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आदिवासियों के पास जो धनुष रहा करता था वो विलुप्त हो रहा है, जो तीर रहा करता था वो विलुप्त हो रहा है, जो कुल्हाड़ी की धार है वो धीरे धीरे खुद होती जा रही है, उसकी धार कम होती जा रही है। इसके अलावा जंगल, सबसे बड़ी बात है कि जंगल को बचाना है, क्योंकि धीरे धीरे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, और नष्ट करने वाले और कोई नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारें नष्ट कर रही है, या जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, धनिक लोग हैं, वो उन जंगलों को काट कर अपने बड़े बड़े जो कल कारखाने वहाँ लगाते हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट वहाँ लगाते हैं। तो कवयित्री ने आह्वान किया है कि उस जंगल को बचाना है, क्योंकि वो जंगल हमें क्या देते हैं? ताजी हवा। अब केवल वो आदिवासियों को ही नहीं देते, कवयित्री ने ये बताना चाहता है कि ये सबके लिए जरूरी है, केवल आदिवासी की बात नहीं है कि जंगल केवल आदिवासियों को चाहिए, नहीं, आदिवासियों को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तो उनके प्राण है। उस जंगल के बिना तो वो जीवन जी ही नहीं सकते, जंगल का ही जो उनका जीवन का पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए भी पेड़ पौधे, प्रकृति, पर्यावरण जो है बहुत जरूरी है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वो अत्यंत आवश्यक है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से भी कवयित्री कहना चाहती है कि जंगल की ताजी हवा जो है केवल ऐसी बात नहीं कि आदिवासियों को चाहिए, सबको चाहिए। उसके अलावा जो नदियां हैं उसको भी बचाना है, जो मैंने आपको पहले प्रारंभिक जो स्टेप था उसके अंदर ही बता दिया था कि जो कवयित्री बताना चाहती है कि क्या क्या नष्ट हो रहा है, कि आदिवासियों की मूल पहचान नष्ट हो रही है, उनकी भाषा नष्ट हो रही है, उनके मिट्टी का रंग नष्ट हो रहा है, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, नदियां नष्ट हो रही है, जो उनकी मूल पहचान है धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, वो धीरे धीरे उनके हाथों से छूटते जा रहे हैं। उसके अलावा अगला जो है पहाड़, आदिवासी जो रहते हैं या तो जंगलों में रहते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो पहाड़ भी क्यों काटे जा रहे हैं उसका कारण सेम है। जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, वही कारण है पहाड़ का, क्योंकि पहाड़ जो है वृद्ध जो आदिवासी है उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। उन पहाड़ों पर बैठकर पूरे मौन धारण करके तपस्या करते हैं, इसलिए उन पहाड़ों को बचाना जरूरी है। यदि पहाड़ नहीं बचेंगे तो आदिवासी भी नहीं बचेंगे। फिर अगले उन गीतों को बचाना है जो आदिवासियों के लोक गीत हैं। कौन से गीतों की बात हो रही है? आदिवासियों के वे लोक गीत जो आदिवासी अपने विवाह और उत्सव इत्यादि अवसरों पर शादी ब्याह में गाते हैं, तो उनकी धुन को बचाना है। अगला किसको बचाना है? मिट्टी की जो सुगंध है, सौंधापन, यानी कि मिट्टी का जो वो सुगंध लेके आनंद उठा सकते हैं, उसको बचाना है। और फिर उन फसलों को बचाना है जो जंगलों में और उनके खेतों में लहलाती है। तो यहाँ पर अब कवयित्री किन किन चीज़ों को बचाने का आह्वान कर रही है, तो शुरू से ही वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने वहाँ तक कर लिया था। आप ये नोट करिए, देखिए कि उनका अखड़पन और जुझारूपन। अब आगे एक तो उनकी भीतर की आग को बचाना है, धनुष की डोरी को बचाना है, तीर का नुकीलापन बचाना है, कुल्हाड़ी की धार बचानी है, जंगल बचाना है, नदियाँ बचानी है, पहाड़ बचाने हैं, वे गीत बचाने हैं, उनकी मिट्टी का सौंधापन बचाना है, और वे फसलें जो लहलाती रहती उसको बचाना है। अब बढ़ते हैं आगे। नाचने के लिए खुला आंगन, वो कुछ नहीं चाहते सरकारों से कि बड़ी बड़ी हमें सुविधाएं दो, बड़े बड़े महल दो, हमारे लिए घर बनाओ। वो कह रहे हैं कि हमारी खुशियां प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा घर है, जो हमारी बस्ती है, हम वहां पर नाच सके, इसलिए हमें वो क्या चाहिए? खुला आंगन। और जो हम खुशियां जताने के लिए जो गीत गाते हैं वो हमारे गीत बरकरार बने रहे। थोड़ी सी हमारी खुशी को बांटने के लिए, हंसने के लिए, हमारी जो खिलखिलाहट है, जो हमारी हंसी है वो बनी रहे। और दुख बांटने के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए, जो पीड़ा को प्रकट करने के लिए, क्योंकि रोना और हंसना दोनों जीवन की सच्चाई है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन भर व्यक्ति रोता रहता है या जीवन भर हंसता रहता है। हंसना और रोना यानी कि दुख और सुख जो है वो जीवन में सच्चाई है, कि कोई व्यक्ति अनवरत सुखी रहे ये भी बात नहीं है, और कोई व्यक्ति अनवरत दुखी रहे ये भी बात नहीं है। तो दोनों चीजें बोली कि भाई हमारे हंसने की भी जो थोड़ी सी खिलखिलाहट है वो बरकरार रहे, वो खत्म नहीं हो। रोने के लिए जो हमारा मुट्ठी भर एकांत है, क्योंकि व्यक्ति हंसता जो सार्वजनिक रूप से सबके सामने, लेकिन रोता एकांत में,
क्योंकि वो चाहता है कि भाई कोई व्यक्ति मुझे रोता हुआ देखे नहीं, कोई व्यक्ति मेरे जो दर्द को जान नहीं पाए। इसलिए बोला गया है कि रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। मुट्ठी भर का मतलब होता है थोड़ा सा। मुट्ठी भर का मतलब क्या है, यहाँ लोग ये कि थोड़ा सा, मतलब हंसने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए और हमारा दुख जो प्रकट करने के लिए जो हमें थोड़ी सी क्या चाहिए, जगह। फिर कह रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं आदिवासियों के, उनके खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, मैदान। जो हमारे पशु है वो जो हरी हरी घास चरे उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्थान चाहिए। हमारे जो आदिवासियों के वृद्ध लोग हैं उनके लिए क्या चाहिए, पहाड़, ताकि वो शांतिपूर्वक वहां रह सके और अपनी तपस्या कर सके और जीवन यापन कर सके। मतलब ये केवल वही मांग रहे हैं जो इनका है। अब मतलब वो ये नहीं मांग रहे हैं कि सरकार से बड़ी बड़ी हमें सुविधाएं दे दो, बहुत बड़ी बड़ी हमारी स्कूलें बना दो, हमारे लिए बड़े बड़े अस्पताल बना दो। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो हमारा है वो हमसे मत छीनो, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा मूल अधिकार है। वे हमें प्रकृति ने दिया है, ना कोई सरकार ने दिया है ना किसी और ने दिया है। केवल पहाड़, नदियाँ, जो ये चीज़ें हैं, हमारे खेत वगैरह, घर आंगन, मैदान, केवल हमें वही चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कम से कम सरकार से और अन्य लोगों से निवेदन किया है कि आप जो हमें दे नहीं पाओ तो कम से कम हमसे ये छीनो मत। तो इनका कहीं ना कहीं जो ये दर्द है, वो पीड़ा है, वो सही है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई कम से कम आप उनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम छीनो मत। आपका अधिकार नहीं है कि आप उनसे छीन लो, क्योंकि छीनना हमारा अधिकार नहीं है। हो सके तो सरकार को देना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि अपने नागरिकों के लिए वो कुछ करती है। लेकिन मान लो वो नहीं भी देती है तो वे मांग नहीं रहे। आदिवासी बेचारे केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारे मूल विशेषताएं हैं, जो हमारे जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ है, आंगन है, ये हमारे से छीनो मत। यही दर्द यहाँ पर प्रकट हुआ है। और इस अविश्वास भरे, क्योंकि ये जो दौर है ना, वर्तमान दौर, कवियत्री ने बोला ये बहुत बड़ा अविश्वास का दौर है। कोई किसी पर विश्वास करता नहीं, हर व्यक्ति एक दूसरे से अविश्वास करते हैं। मतलब किसी को किसी के प्रति जो विश्वास है वो बिल्कुल रहा ही नहीं। तो इस भरे अविश्वास के अंदर भी कवियत्री, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उदास हो गई है, वो निराश हो गई, नहीं। वो कहना चाहती है कि भाई इस निराशा भरे दौर में भी, अविश्वास भरे दौर में भी थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, थोड़े से विशेषण जो बार बार प्रयोग में लिया है। अब आप देखो, थोड़ा सा, उसके बाद क्या बोला है, थोड़ी सी, उसके बाद बोला है आपके थोड़े से। तो यहाँ पर ये जो थोड़े 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 है ना, ये क्या है, विशेषण है। मतलब इन्होंने ये भरपूर नहीं, अब रोने के लिए भी इन्होंने क्या बोला था, मुट्ठी भर एकांत। और वो कह रहे हैं कि इस अविश्वास के दौर में थोड़ा विश्वास, थोड़ी उम्मीद, थोड़े सपने, बस ये रह जाए तो ठीक है। इसलिए बोला है कि आओ मिलकर बचाए। सब लोगों से आह्वान किया, केवल एक दो से नहीं, कि सारे मिलेंगे तब इसको बचा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कवियत्री कह रही है कि इस दौर में भी अभी भी ऐसी बात है कि बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यद्यपि कवियत्री ने शंका जताई कि विश्वास तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अविश्वास का दौर है पूरा, लेकिन फिर भी यदि अब भी जाग जाएं, अब भी चेत जाएं, तो थोड़ी उम्मीद, थोड़े सपने और थोड़ा विश्वास अभी भी बाकी है। और हमारे पास बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी है जिनको हम बचा सकते हैं। इसलिए कवियत्री ने आह्वान किया कि भाई हम सब मिल करके इस काम को करें ताकि इसको आराम से बचाया जा सके। अब अपन जो आओ मिलकर बचाएं, इस कविता के क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। अब आप देखो, मैं आपको शुरू में ही बताता चलूं कि जहां पर आपने भाषा का झारखंडीपन पढ़ा था, वहां पर ही आपने पढ़ा था माटी का रंग। तो ये किस संदर्भ में बात कर रही है, तो यहां देखिए, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवित्री ने अपनी मूल पहचान, क्योंकि जो मिट्टी का रंग है ना, उसी से पता चलता है कि आप किधर के रहने वाले, कि आप पंजाबी है या आप जो है राजस्थानी हैं, या आप जो मराठी है, या फिर आप आदिवासी है। इस चीज की जो पहचान है वो आपको किससे मिलेगी, वो मिलेगी मिट्टी के रंग से। संकेत क्या है, इस कविता में कवियत्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संथाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया। वो चाहती है कि लोग अपनी सादगी, अपना भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन, यही क्या है, माटी का रंग है। अब आप देख लीजिए, जो उन्होंने माटी के रंग की बात की थी ना,
वो मूल पहचान की बात कर रही है। मतलब उनका जो मूल विशेषताएं हैं, मूल जो पहचान है, वही कहलाता है माटी का रंग। तो इसका उत्तर आपको इस तरह देना है कि भाई माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री इस बात की ओर संकेत करती है कि उनकी मूल जो पहचान है, मूलभूत विशेषताएं हैं। मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी है कि एक तो वे लोग बहुत ही सादगी पसंद होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत भोलापन होता है, फिर प्रकृति से जुड़ के रहते हैं, और चौथा जो है उनके अंदर जुझारूपन है। इसी को क्या बोला गया है, माटी का रंग बोला गया है। इन्हीं को क्या बोला गया है, मूल पहचान बोला गया है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 2। भाषा में झारखंडीपन से, तो पहले माटी का रंग प्रयोग में लिया। देखो माटी का रंग मूल पहचान होती है। अब दूसरी जो व्यक्ति की पहचान होती है वो क्या होती है, भाषा। भाषा से ही पता चलता है कि भाई वो कौन सी भाषा है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, या तमिल है, या आपके कन्नड़ है। इसी से भाषा से पता चल जाता है कि वो किस क्षेत्र से। तो यहाँ भाषा कौन सी बात कर रहे हैं, झारखंडीपन, यानी भाषा से ही पता चलेगा कि वो झारखंड से बिलोंग करता है, झारखंड का रहने वाला है। तो इससे क्या अभिप्राय, अब आप देखो कह रहे हैं कि संथाली आदिवासियों की मातृभाषा है। देखो ये जो संथाल क्षेत्र की जो या आदिवासियों की कहो वो मातृभाषा क्या है, संथाली। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उनमें उनके राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य के निवासी है। कवयित्री भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहती है। कवयित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट ना करें। अब देखो यही है भाषा का झारखंडीपन, मतलब बोलते ही पता लग जाता है। देखो संथाली बोलो या झारखंडीपन बोलो एक ही बात है, क्योंकि झारखंड का एक बड़ा क्षेत्र कौन सा है, संथाल। और यदि वे भाषा बोलेंगे तो क्लियरिटी से पता चल जाता है कि भाई ये झारखंड का रहने वाला है और झारखंड में संथाली भाषा बोलता है। तो इससे हमें बचाना है। मतलब भाषा जो धीरे धीरे अन्य भाषाएं उनकी आ रही है तो उसको हमें क्या करना है, बचा के रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया। देखो ये 3 चीजें बोली, एक तो किसको बचाना है, दिल का भोलापन, दूसरा किसको बचाना है, अक्खड़पन, और तीसरा किसको बचाना है, जुझारूपन। तो ये आदिवासियों की क्या है, मूल विशेषताएं हैं। मतलब उनके जीवन की, जो आदिवासियों का जीवन है ना, वो इन 3 चीजों से युक्त है। एक तो वो दिल से बड़े भोले होते हैं, एक उनके मन में अक्खड़पन का भाव होता है, एक उनके अंदर जुझारूपन का भाव होता है। तो कवयित्री ने इनको बचाने का आह्वान किया है, क्योंकि यदि आप मूल विशेषताएं किसी की है, हर एरिया की, हर क्षेत्र की जो पब्लिक होती है, उस पब्लिक के अंदर कोई न कोई उसकी क्वालिटी होती है, मूल पहचान होती है। जब अपन उस, जैसे पहले बताया मिट्टी का रंग मूल पहचान होती है, भाषा मूल पहचान होती है, और फिर बताया कि जो स्वभाव है, जो अंदर की विशेषताएं हैं, वो उसकी मूल पहचान होती है। तो आदिवासियों की क्या मूल पहचान है, दिल की, एक तो दिल का भोलापन, एक वो अक्खड़ होते हैं, एक जुझारूपन होते हैं। तो इसको बचाने पर बल, पहले मिट्टी का रंग बचाने पे बल दिया गया, फिर भाषा को बचाने पे बल दिया गया। यद्यपि शुरू में तो ये बोला कि पूरी बस्ती को हड़िया में परिवर्तित होने से बचाएं, बस्ती को डूबने से बचाएं, बस्ती में जो शहर की आबो हवा लग रही है उससे बचाने का आह्वान किया। किंतु अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो, कि जो आदिवासियों की मूलभूत विशेषताएं हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये आदिवासी है, बिल्कुल उसको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। तो यदि वही नहीं रहेगा तो फिर उनकी पहचान रहने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए कवयित्री ने आह्वान किया है कि इनको बचाना जरूरी है। यदि आपने इनको बचा लिया, यद्यपि पहाड़ भी बचाने जरूरी है, नदियां भी बचानी जरूरी है, जंगल भी बचाने जरूरी है, भाषा का झारखंडीपन बचाना जरूरी है, माटी का रंग बचाना जरूरी है, मैदान बचाने जरूरी है, लोकगीत बचाने जरूरी है, जो उनकी परंपराएं उनको बचाना जरूरी है, सब जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मिट्टी का रंग, भाषा, और एक ये जो हमें बता रहे हैं कि दिल की मूल विशेषताएं, जिसे पता लगता है, जो उनकी पहचान है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यही उनके आदिवासियों की मूल पहचान है। पता लग जाता है एक तो भाषा से, भाषा बोलते ही आदमी पता लग जाता है कि ये राजस्थानी है, ये पंजाबी है, ये आदिवासी है, ये मराठी है, ये तमिल है, बिल्कुल ये अंग्रेज है। लेकिन दूसरी जो मूल विशेषता है, वो जो अंदर से जिस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अखड़पन से मतलब है कि बात पर दृढ़ रहने का भाव है। ये जो बार बार शुरू में आया, यहाँ पर भी आया है कि
वो बिल्कुल मजबूत रहते हैं, जिस बात पे कायम रहते हैं, बात पे टिके रहते हैं, मतलब कह दिया ना तो उससे हटते नहीं, चाहे जान चली जाए, चाहे कितने कष्ट उठाने पड़े, कितनी पीड़ा उठानी पड़े, वो उस बात पे कायम रहते हैं। और जुझारूपन का मतलब होता है संघर्षशील। तो ये तीन विशेषताएं, एक तो इसके अंदर दिल के भोलेपन का मतलब अंदर सहजता होती है, सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। अखड़पन यानी कि जिस बात को कह दिया उस पर कायम रहते हैं। जुझारूपन का मतलब होता है संघर्ष, मतलब कितना ही उनको जी जान लगाना पड़े, कितना ही भिड़ना पड़े, कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े, वो जूझते रहते हैं। जुझारूपन जूझ सबसे बना है कि जूझने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है। इसलिए कवित्री ने कहा कि हमेशा दिल का भोलापन ठीक नहीं होता, भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ अखड़पन का दिखावा भी जरूरी है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन भी आवश्यक होता है। अतः कवयित्री ने अपने समाज की तीन प्रमुख विशेषताओं को बचाने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से बिलोंग किया इन्होंने कि जरूर वो अपने मूल दिल का भोलापन बचाइए, लेकिन ज्यादा भोलापन रखोगे तो दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे। इसलिए भोलेपन के साथ साथ जुझारू भी होना चाहिए और अखड़ भी होना चाहिए, मतलब सामने अड़ जाए, कितना भी वो आपको सताए, कितनी पीड़ा दे, कितनी परेशान करे, लेकिन आपको हार नहीं माननी। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल के भोले हो तो अखड़ मत रहो या जुझारू मत रहो, आपको तीनों चीजें साथ में रखनी है। फिर नेक्स्ट चौथा, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? बिल्कुल एक एक करके यहाँ बताया है कि एक तो धीरे धीरे वो क्या आ रहे हैं, शहरी प्रभाव में आते जा रहे हैं, उनके उत्साह का अभाव होता जा रहा है, काम के प्रति क्या हो रही है, अरुचि। इसके अलावा शराबखोरी पैदा हो रही है, अविश्वास की भावना बढ़ रही है, अपनी भाषा से वो क्या हो रहे हैं, अलग, अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना। तो कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो जिसको उन्होंने नकारात्मक बोला है। कुछ अच्छी चीजें जो अभी ऊपर वर्णन अपन कर रहे थे वो चीजें क्या थी, सकारात्मक, जैसे दिल का भोलापन, ये क्या था, और जुझारूपन, इसके अलावा अखड़पन, ये तो थे आपके सकारात्मक। और नकारात्मक चीजें ये बताई गई है जो इनके समाज में है, तो उन सकारात्मक चीजों को भी दूर करना जरूरी है। इनको बुराइयां बोला है, नेगेटिविटी है। फिर प्रश्न नंबर आता है अपने 5वां, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाए से क्या आशय है? देखिए आप ये क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति से कवयित्री का आशय है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में भी अभी विश्वास कायम है, कुछ उम्मीद कायम है, कुछ सपने कायम है। तो प्रश्न का उत्तर ये देना है कि इस दौर में भी क्या क्या बच सकते हैं, क्योंकि अभी भी विश्वास है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी सपने बाकी है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 6.1 काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो इसके अंदर तो कवयित्री ने जो जीवन के अंदर आदिवासी समाज की दिनचर्या की ठंडक की ओर इशारा किया है। कवयित्री ने दिनचर्या की निरस्ता को दूर करने और गर्माहट यानी उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की ओर आह्वान किया है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े सपने, आओ मिलकर बचाए। ये अभी भी पीछे वर्णन हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं कि इस अविश्वास भरे दौर में भी अभी भी विश्वास बाकी है, अभी भी उम्मीद बाकी है, यदि चाहे तो अभी भी सपने बाकी है। अतः इनका सहारा लेकर हमें इनको बचाना चाहिए। 7वां, बस्ती को शहर की आबोहवा से बचाने का मतलब क्या है कि बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में एकाकी जीवन है, अलगाव है, व्यस्तता है आदि के साथ पर्यावरण प्रदूषण है। तो इन चीजों से आदिवासियों को बचाने का आह्वान किया है कि आदिवासी मिलकर जीवन बीते, लेकिन शहरी जीवन में एकाकी जीवन है, शहर में अलगाव फैला हुआ है, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, पर्यावरण के प्रदूषण की भावना ज्यादा है। तो यदि वो आदिवासी समाज शहर के निकट जाएगा, शहरी आबोहवा लगेगी, तो वहां पर भी ये होते जाएंगे। उसके बाद जो है 8वां प्रश्न, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे? विशेषताएं जैसे हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव, आपसी मेल जोल आदि बचाने का प्रयास करूंगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, लास्ट प्रश्न है आपकी, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो अब आप देखो, इस पाठ को पूरा हमने पढ़ा था, जिसके अंदर लेखिका ने आपको दोनों चीजें बताई थी। क्या बताया था? एक तो नकारात्मक भी बताई थी और एक सकारात्मक भी बताई थी। जो लेखिका ने ये जो पाठ लिखा है उसके अंदर तो ये वर्णन था, लेकिन यदि उससे भिन्न हटकर हम जो वर्तमान स्थिति है उस आदिवासी समाज की, इसके ऊपर अपने को लेख लिखने को कहा जाए तो किस तरह हम इसको पेश करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो इस पाठ की बात बताई निर्मला पुतुल ने, उसको अपन चर्चा करेंगे, तो ही इनमें पता चल जाएगा कि भाई बात
वर्तमान में इनकी स्थिति किस तरह की है। अब आप देखो, वर्तमान में स्थिति यदि सही होती, वर्तमान में इनकी स्थिति बेहतर होती, वर्तमान में स्थिति अच्छी होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो इनको आह्वान करने की क्या आवश्यकता होती। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उनको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि आओ मिलकर बचाएं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं समस्या तो घेरे हुए है। यदि समस्या घेरे हुए नहीं होती तो क्या समस्याएं घेरे हुए हैं कि एक तो उन बस्तियों को वहां से हटाया जा रहा है, एक आदिवासियों में शराब की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो उनकी मूलभूत विशेषताएं उनको छीना जा रहा है, एक शहरी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, शहरी आबो हवा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये बात तो निर्मला पुतूल ने पहले अपनी आंखों से देखी और उसको तो स्वाभाविक सी बात है कि अब भी वो समस्या कम नहीं हुई बल्कि बड़ी होगी। तो इसका उत्तर देखते हैं कि आदिवासी समाज में वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान रखते हुए शिक्षा के केंद्र खोले जा रहे हैं। आदिवासी समाज में बेरोजगारी की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इससे वहां के लोगों को आर्थिक स्तर पर सुधार आए। आदिवासियों की जो सांस्कृतिक पहचान है, कला कौशल को भी बचाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज की पहचान को बरकरार रखते हुए उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। क्या क्या? एक तो उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल। एक जो बेरोजगारी है उसको हटा करके और आदिवासियों को, क्योंकि उनके पास रोजगार की धीरे धीरे कमी होती जा रही है और जो उनके रोजगार के साधन थे वे तो अब रहे नहीं, इसलिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो इनकी सांस्कृतिक पहचान है, मतलब जो इनकी धरोहर है, जो इनकी संस्कृति की मूल पहचान है, उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो ये तीन चीजें सरकार प्रयास कर रही है। तो यदि हमें वर्तमान आदिवासी समाज के ऊपर बात करनी हो तो ये क्लियर है कि मिला जुला आज भी प्रसंग है। कैसे कि आज भी आदिवासी समाज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही, क्योंकि उनके जो रोजगार के साधन थे वो धीरे धीरे, जो पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, वो छीनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैदान थे वो छीन गए। तो अब उनको जरूरी है कि दो चीजें उनको दी जाए, एक तो शिक्षा और एक रोजगार। और उसके साथ साथ जो उनकी मूल पहचान है, जो उनके जीवन की शुरुआती चीजें हैं, जिनके सारे वो जिंदा रहते हैं, तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हमने बेचारों को दोनों तरफ से तोड़ दिया उनको। क्यों? क्योंकि उनके जो रोजगार के साधन थे, जो उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान थी, वो भी हमने छीन ली। तो कम से कम जरूर इस प्रकार निर्मला पुतूल जैसी कवियत्रियों ने आवाज उठाई तो उसका असर सरकारों पर भी पड़ा है, अन्य लोगों पर भी पड़ा है। तो यदि उनके पहाड़ वहां से छीने हैं, यदि जंगल छीने हैं, यदि उनके रोजगार के साधन हमने छीने हैं, तो सरकारें ऐसा नहीं है कि उनको दे कुछ नहीं रही है। बिल्कुल, कई स्कूल्स वहाँ खुले हैं, कई हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई रोजगार के केंद्र खुले हैं, जो उनकी संस्कृति है उसको जीवित रखने के सांस्कृतिक केंद्र खुले हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ था, आओ मिलकर बचाएं, बहुत सुंदर ढंग से निर्मला पुतूल ने एक भोले समाज को, एक सादगी से भरे हुए समाज को, तो हम सबका भी दायित्व बनता है, केवल ये पढ़ने के लिए पाठ नहीं। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आजकल के समाज का कि आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हमारे सामने जो है जल का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भारतीय समाज में रहते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, इनके बिना चाहे हम कितने पैसे कमा ले, कितने तमाम आधुनिक सुविधाएं ले ले, लेकिन प्रकृति की गोद, पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन, पशु पक्षी, इनके बिना, पेड़ पौधों के बिना हमारा, और इस चीज़ की विविधता आपने जो संकट है इसका कोरोना काल में देख लिया कि यदि हमने बात आदिवासियों को बचाने की ही नहीं है, बात पर्यावरण को बचाने की भी है, जंगल को बचाने की भी है, क्योंकि ये हम सबके लिए बेहतर है, केवल उनके लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। क्योंकि हम जो है जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, और यदि हम लोगों ने इन चीज़ों को बचाया नहीं तो सब लोगों को जो चिकित्सकीय उपकरण है वो मिल पाएंगे नहीं, सबको चिकित्सकीय सुविधाएं मिल पाए नहीं। इसलिए गरीब लोग जो है, बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए यही सहारा बनते हैं, पेड़ पौधे, जल, जंगल, जमीन। और यदि हमने उनको नष्ट कर लिया अपने थोड़े से फायदे के लिए, तो केवल आदिवासी समाज नष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नष्ट हो जाएंगे, जो गरीब जनता है वो नष्ट हो जाएगी। अतः इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें केवल आदिवासी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ
जल के जितने भी परंपरागत स्रोत हैं उनको नष्ट, जैसे तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है, उनको बचा के रखना है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनको बचा के रखना है। जो बहुत सारे लोगों ने त्याग भी किया है, कई जीव जंतु है जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, उनको बचाना है। और सबसे बड़ी बात है अपने कल्चर को बचा के रखना है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचा के रखना है। इसके साथ ही ये जो पाठ है वो पूरा होता है और जल्दी ही किसी अन्य आरोग्य के पाठ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको ध्यानपूर्वक जो है स्टडी कीजिए इसकी। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद।